मदिरा ले जाने को चलता है पीने वाला, असमंजस्य की स्थिति में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं एक पथ बतलाता हूँ। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कंसंट्रेशन क्लियर नहीं है, फोकस क्लियर नहीं है, तो आप इधर उधर भटकेंगे। कभी ये वैकेंसी आ गई, कभी ये वैकेंसी आ गई, कभी इसकी पढ़ाई कर ली, कभी उसकी पढ़ाई कर ली। लेकिन अगर आपका लक्ष्य फिक्स है, अगर आपका गोल, आपका एम फिक्स है कि भाई आपको स्कूल लेक्चरर बनना है, तो फिर ये है कि आप फिक्स होकर उसी की तैयारी करिए। तो वहाँ पर यह है कि आपके सक्सेस के चांस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने पढ़ लिया था। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम दे रखा है, एक शब्द दे रखा है केवल आयनिक इक्विलिब्रियम। उसके अंदर डिटेल में मेंशन नहीं है कि आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो जो बेसिक्स है, जिस पर मैंने देखा है क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो जो बेसिक्स है, जो लिमिटेड जितना हमको पढ़ना है उतना हम कवर करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आयनिक इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करें तो जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कंडक्टिविटी के बेस पर सब्सटेंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। तो जिसको हम गुड कंडक्टर को कंडक्टर ही कहते हैं और बैड कंडक्टर को हम इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, कंडक्टर भी फिर हमने दो में डिवाइड करे थे, मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, और दूसरा हमने कहा था आयनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो मेटेलिक कंडक्टर हमने बात करी थी, आयनिक कंडक्टर की हमने बात की थी। आयनिक कंडक्टर में आपके इलेक्ट्रोलाइट्स आता है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो आपके सॉल्यूशन में या फिर फ्यूज्ड स्टेट में क्या है, आयंस बनाते हैं और करंट प्रोवाइड करते हैं या करंट उसमें फ्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की, देखिए स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ा दिया था, तो वो वाला वीडियो आप पहले देख लीजिए, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो सॉल्यूशन में आयंस देते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो जो सॉल्यूशन में आयंस देते हैं उसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है कि जब आप करंट फ्लो करते हो तो केमिकल चेंजेस होते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। वो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल पढ़ लिया था। अब यहाँ पर मेन बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स को यहाँ पर मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स और पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, वैसे कोई पूछता नहीं कि क्या डिफरेंस है, लेकिन एक फर्क है। फर्क क्या है? ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स उसको कहा गया है जो सॉलिड स्टेट में या प्योर फॉर्म में आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कैटायन और एनायन एग्जिस्ट करता है, और लैटिस स्ट्रक्चर होती है उसकी। जो स्ट्रक्चर होती है क्या होती है? लैटिस स्ट्रक्चर। तो उसको हमने कहा है ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स में प्योरली आयनिक कंपाउंड है वो आते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स है वो सॉल्ट्स हैं। क्या हैं? सॉल्ट्स हैं, क्योंकि ये जो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कैटायन और एनायन का पूरा एक जाल होता है। ठीक है, लैटिस स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद अगर हम बात करें पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट जब प्योर फॉर्म में होते हैं तो वहाँ पर उसमें आयन प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन जब आप उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो वो क्या करता है? आयंस दे देता है या आयन बना लेता है या आयन प्रोड्यूस करता है। तो जैसे मान लीजिए HCl है। अब देखिए फ़र्क क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि अगर HCl है या HBr है प्योर फॉर्म में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये वाले जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये प्योर फॉर्म में, जब मेल्टन फ्यूज्ड फॉर्म में हो, मॉल्टन स्टेट में हो, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। सॉलिड स्टेट में तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। अब जब यहाँ की अगर हम बात करें इन इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो जैसे HCl है, HNO3 है, तो ये अगर प्योर फॉर्म में है, प्योर फॉर्म का मतलब इसमें वाटर नहीं है, तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये आयन नहीं देते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे HCl जो है वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है, बैड कंडक्टर, तो अगर प्योर फॉर्म में है तो बैड कंडक्टर है, लेकिन अगर एक्वस फॉर्म में है तो क्या है? गुड कंडक्टर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट से क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। तो अगर HCl है, HNO3 है, एसिटिक एसिड है, HBr है, तो ये आपके जो हैं आयनिक कंपाउंड में नहीं आते हैं। अगर आपसे कोई पूछे HCl कौन सा कंपाउंड है, तो ये आप इसको आयनिक नहीं कह सकते। देखिए, आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है? आयनिक कंपाउंड लैटिस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब पूरा एक जाल होता है, कैटायन और एनायन का आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जबकि HCl जो है मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर आप एक्यूरेट कहो तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट है वो कोवेलेंट कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं,
पोलर कोवलेंट कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। इसमें एसिड बेस दोनों हो सकते हैं और यहाँ पर ये प्योर फॉर्म में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते, एक्वस फॉर्म में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जबकि यहाँ पर आयन एग्जिस्ट कर रहे हैं, लैटिस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रही है और सॉलिड स्टेट में ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन मॉल्टन या फ्यूज स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। पूछते हैं एग्जाम में कि भाई HCl जो है उसकी नेचर क्या है, आयनिक है, कोवलेंट है, बॉन्ड कैसा है, तो आंसर क्या होगा, पोलर कोवलेंट। सेम आपके HBr के लिए हो जाएगा, सेम आपके H2S के लिए हो जाएगा। एग्जाम में पूछते हैं कि इसमें बॉन्ड जो प्रेजेंट है कौन सी नेचर का है, तो वहां पर आपको कहना है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। प्योर फॉर्म में आयन एग्जिस्ट नहीं होते, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले HCl की फिजिकल स्टेट क्या होगी, तो आप फट से क्या कहोगे, लिक्विड स्टेट है। HCl जो लैब में होता है वो एसिड होता है, वो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसका। प्योर फॉर्म में HCl जो होती है वो गैस होती है। ठीक है, बेसिक्स से थे, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो है, आपको ये याद होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं स्ट्रॉन्ग हैं या वीक है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो रीजनेबल कंसंट्रेशन पे 100% क्या होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो रीजनेबल कंसंट्रेशन पे 100% आयनाइज नहीं होते। ठीक है, पूर्ण रूप से अगर वियोजित हो जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता तो वो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। नॉर्मल कंसंट्रेशन या रीजनल कंसंट्रेशन पे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेन चीज़ है, आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। यहाँ पर नॉर्मल जो कॉमन एग्जाम्पल है वो मैंने लिख दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बुक्स में या कहीं पर भी आपको और एग्जाम्पल मिलते हैं तो वो आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए और याद कर लीजिए, ये आपके काम आएगा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हमने 3 में डिवाइड कर दिया, एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड की बात करें तो HCl, HNO3, H2SO4, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। HCl के अलावा आप HBr भी लिख सकते हो, HI भी लिख सकते हो, और भी काफ़ी सारे लिख सकते हो, HClO4 भी लिख सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, जो कॉमन है सबसे पहले वो मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो HCl, HNO3 और H2SO4, देखिए ये अलग कंसेप्ट है और ये अलग कंसेप्ट है, मिक्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यह है कि जब आप उसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हो या वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो वहां पर वो कितने परसेंटेज आयनाइज हो रहा है। अगर 100% आयनाइज हो रहा है, मतलब लगभग किसी भी कंसंट्रेशन पर 100% आयनाइजेशन हो रहा है, पूर्ण रूप से वो वियोजित हो रहा है या आयनाइज हो रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग में आएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का एग्जाम्पल क्या है, HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, तो ये आपके कॉमन एग्जाम्पल है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड आप जानते हो लैब में रखे रहते हैं, HCl, HNO3, H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अगर हम बात करें बेस की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या आ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड आ गया। तो आप देखेंगे जो एल्कली मेटल हैं उनके जो हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आ रहे हैं। किस कैटेगरी में आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर हम बात करें ऊपर से, जब हम नीचे जाते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, इसमें तो वहाँ पर ऊपर से नीचे जाने पर जो हाइड्रोक्साइड जो है वो आसानी से निकल जाएगा, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो अगर एल्कली मेटल स्ट्रॉन्ग बेस है, एल्कली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे तो जो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ है वो और बढ़ती जाएगी। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा क्या है, पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, और भी एग्जाम्पल है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपको याद करने काम आएंगे आपके। ठीक है, सॉल्ट्स की अगर हम बात करें तो ये नॉर्मल सा अजम्पशन है या नॉर्मल सा कंसेप्ट है कि मैक्सिमम जो सॉल्ट हैं, 99% जो सॉल्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है सॉल्ट के केस में। सॉल्ट जैसे आपके NaCl है, NH4Cl है, KCl है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल ले रखे हैं, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आएंगे। तो आपको कुल मिला के करना क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और मैक्सिमम सॉल्ट्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से वो आपको याद रखना है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से वो आपको याद रखना है, और सॉल्ट तो लगभग सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएंगे। उसके बाद बात आती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी आपको याद रखने हैं, कौन कौन से देख लेते हैं। अब देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्योंकि मैक्सिमम सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में या तो एसिड्स हैं या बेस हैं। तो देखिए वीक एसिड कौन कौन से हैं, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, एसिटिक एसिड, मैक्सिमम जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आपके वीक एसिड में आते हैं। ठीक है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2S
और H3BO3, ये सब क्या है, वीक एसिड के एग्जाम्पल है। H2S और H3BO3 इतने कॉमन नहीं है, मेनली आपके कार्बोनिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, ये सब आपके वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद अगर हम बेस की बात करें, सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो एसिटिक एसिड है, और ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद बेस की बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो नॉर्मली आपके एल्कली मेटल के अलावा हैं, ठीक है, एल्कली मेटल के अलावा जो डी ब्लॉक के हैं, डी ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड हैं, या एल्कली के अलावा पी ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में नहीं आते, वीक में आते हैं। जैसे आपने देखा आयरन है, डी ब्लॉक का है, जिंक है, डी ब्लॉक का है, उसके बाद कॉपर डी ब्लॉक का है, एल्यूमिनियम जो है वो एल्कली मेटल नहीं है, वो फिर उसमें आ गया, P1 में आ गया, ठीक है। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। मैग्नीशियम की बात करें तो नीचे जाते हैं तो हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग होता है, ऊपर वाला वीक होता है। तो आपने कहा कैल्शियम तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैग्नीशियम क्या है, वीक है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। तो आपके पहला क्वेश्चन ये बनेगा, निम्न में से कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे मैंने आपसे कहा था डायरेक्ट ना पूछे तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ मैंने आपको बताया था वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉलो होता है। तो वो कहेगा निम्न में से कौन सा जो है इलेक्ट्रोलाइट ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को फॉलो कर रहा है, तो वहाँ पर वो इनमें से ऑप्शन दे देगा। तो आप देखेंगे कि 3 तो स्ट्रॉन्ग के होंगे और 1 वीक के होंगे। या फिर ऐसे पूछ सकता है कौन सा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉलो नहीं करता है। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा दिया था, वहाँ से आप देख लेना। तो केवल आपको याद क्या करना है कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से वीक हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे क्या दे रखा है, आर्रीनियस थ्योरी। आर्रीनियस थ्योरी जो है मैंने पूरी डिटेल में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा दी है, ठीक है। इसके बाद दे रखा है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का जो डेरिवेशन है वो मैंने आपको पूरा बता दिया था, फिर भी मैंने यहाँ पर वापस से फॉर्मूला लिख दिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो डायरेक्ट पूछता है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को फॉलो करेगा। तो आपको केवल ये ढूंढना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला जो लास्ट में आता है वो होता है K = C∝² / 1 - अल्फा। आपको याद दिला दूं, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि 1 मोल में से कितने मोल टूटे हैं, ठीक है। तो वो आपके अल्फा होता है। तो यहाँ पर अगर अल्फा की वैल्यू नेग्लिजिबल है 1 के कंपैरिजन में, तो 1 - अल्फा को आप अल्फा 1 नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो 1 - अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो ये मैंने लिख दिया नियरली = C∝²। फाइनली आ जाएगा अल्फा = √K/C। तो जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है वो क्या है कि अल्फा जो है वो कंसंट्रेशन के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √V के। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी आप कह सकते हो। तो आयोनाइजेशन की दर या वियोजन की जो मात्रा है वो √V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे, भाई डाइल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये आपके ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, ठीक है। इसके बाद दे रखा है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या आप आयोनाइजेशन भी कह सकते हो। डिसोसिएशन में ब्रेक होते हैं लेकिन आयनिक कंपाउंड नहीं बनते, आयोनाइजेशन में आयन बनते हैं। दोनों चीज़ें है, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, दोनों आप कह सकते हो। तो यहाँ पर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा दिए थे कि कौन कौन से फैक्टर आयोनाइजेशन पे या डिसोसिएशन पे इफेक्ट करते हैं। जैसे टेम्परेचर हो गया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट हो गया, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया, वॉल्यूम हो गया, ETC, ठीक है। तो ये आप देख लेना, इसमें मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था। आगे जो मेन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो आपके स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वो इस कंसेप्ट पे पूछे गए। मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। सॉल्ट की अगर हम बात करें तो देखिए सॉल्ट का कंसेप्ट क्या है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। अब देखिए एसिड बेस अलग से एक चैप्टर होता है, आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी ब्रीफ में आपको कर दूंगा कि एसिड किसे कहते हैं, सॉल्ट को बेस किसे कहते हैं, अलग अलग थ्योरी है, ब्रीफ में मैं आपको बता दूंगा, बाद में देखेंगे। सॉल्ट क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। जैसे मान लीजिए HCl + NaOH, यहाँ लिख देता हूँ मैं। एसिड मैंने कहा कि मान लो HCl है और ये क्या है, बेस NaOH। तो HCl और NaOH रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, NaCl + H2O। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एसिड और बेस रिएक्शन करता है
एक तो वाटर बनता है, साथ में क्या बनता है, सॉल्ट। तो यहाँ पर H2 आ गया और सॉल्ट, तो यहाँ पर NaCl जो है वो क्या है, सॉल्ट है हमारे लिए, ठीक है। तो सॉल्ट क्या है, एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अब सॉल्ट 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर रखे हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। यहीं पर आपके क्वेश्चन आएगा। देखिए न्यूट्रल सॉल्ट की कैटेगरी में कौन आते हैं, वह सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने या वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बने, वो आपके न्यूट्रल सॉल्ट की कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप न्यूट्रल सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करोगे तो उस सॉल्यूशन की जो नेचर है वो न्यूट्रल होगी, मतलब ना तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। इसका मतलब ये है, न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब क्या है कि जब उस सॉल्ट को आप पानी में घोलोगे या डिसॉल्व करोगे तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी नेचर न्यूट्रल होगी, मतलब ना तो वो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, ठीक है। ऐसे भी आप कह सकते हो कि pH 7 के आसपास होगी या 7 भी आप कह सकते हो। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, एग्जाम्पल मैंने ले रखा है NaCl। अब देखिए देखते ही दिख जाएगा आपको, NaCl का मतलब पहले जो कैटायन लिखा हुआ है, पहले क्या लिखा हुआ है Na, बाद में लिखा हुआ है Cl, तो पहले का जो पार्ट है वो आता है बेस से और बाद का जो पार्ट है वो आता है एसिड से। इसका मतलब पॉजिटिव पार्ट किससे आ रहा है, बेस से, और नेगेटिव पार्ट किससे आ रहा है, एसिड से। इसलिए आप पॉजिटिव पार्ट को बेसिक रेडिकल भी कहते हो और नेगेटिव पार्ट को एसिडिक रेडिकल भी कहते हो। जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो वहां पर आप कहते हो एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल, ठीक है। तो एसिडिक रेडिकल बेसिक रेडिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पार्ट एसिड से आ रहा है इसलिए एसिडिक रेडिकल, और ये पार्ट बेस से आ रहा है इसलिए बेसिक रेडिकल। तो जो नेगेटिव है उसको हम एसिडिक रेडिकल कहते हैं और जो पॉजिटिव है उसको हम बेसिक रेडिकल कहते हैं, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक, ठीक है। ये आ गया वाटर आपके। इसके बाद न्यूट्रल सॉल्ट में हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो NaCl लिखा हुआ है, तो जैसे आप देखोगे Na तो ये आपको पता चल जाएगा NaOH। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, अभी मैंने आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। Cl दिख रहा है मतलब HCl, HCl भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो NaCl का जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना है, तो आपने क्या कहा, न्यूट्रल सॉल्ट है। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl जो है वो आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो कैल्शियम क्लोराइड भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट। अब यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, इसको अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, ठीक है। इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ, थोड़ी देर बाद देखेंगे। ये मैंने एग्जाम्पल क्यों लिखा है वो आपके अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दे रखा है वीक एसिड एंड वीक बेस, तो अगर या तो दोनों स्ट्रॉन्ग हो, एसिड भी स्ट्रॉन्ग बेस भी स्ट्रॉन्ग, या दोनों वीक हो। इसका एग्जाम्पल हमने ले रखा है NH4CN। तो देखोगे आप NH4CN में NH4OH जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, और Cn जो है HCN हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो क्या है, वीक एसिड है। क्या है, वीक एसिड। तो एसिड भी वीक और बेस भी वीक, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट कैटेगरी में आ जाएगा। या आप बेरिलियम कार्बोनेट कह सकते हो। ये वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये वाले इंपॉर्टेंट है, तो आपको केवल ये ध्यान रखना है, वो पूछेगा कौन सा सॉल्ट जो है न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है, या वो पूछेगा कि इस सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन की नेचर क्या होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे NaCl के एक्वस सॉल्यूशन की नेचर क्या होगी, तो आपको कहना है न्यूट्रल। समझ में आ गई बात। इसके बाद आता है एसिडिक सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट कह दिया, इसका सीधा सा मतलब यह है कि उसका जब आप एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो उस सॉल्यूशन की नेचर होगी एसिडिक। हाँ वीक हो सकती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, लेकिन आप उसको एसिडिक कह सकते हो। क्या कह सकते हो, एसिडिक। अब एसिडिक सॉल्ट 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड करें, कौन कौन सी, एक तो वो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बना है। समझ में आ रही बात कि एसिडिक सॉल्ट किसको कहेंगे, कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बन रहा है। अब ऐसे जितने भी सॉल्ट हैं वो आप इस कैटेगरी में ऐड कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं, वीक एसिड कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं, वीक बेस कौन से हैं। अब अगर मान लो आपको पता ही नहीं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस वीक है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप जज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने बात करी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। एग्जाम्पल देखते हैं, AlCl3। तो जैसे आपको Cl दिख गया तो एसिड तो हो गया HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, अभी हमने पढ़ा था। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ओवरऑल नेचर किसकी होगी, जो स्ट्रॉन्ग होगा। अब देखिए सॉल्ट में क्या है, एसिड का पार्ट है और बेस का पार्ट है। तो अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो कैंसिल हो गए, दोनों वीक है तो कैंसिल हो गए। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसकी नेचर डोमिनेट करेगी। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, बेस वीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो एसिड की नेचर डोमिनेट करेगी, तो ये सॉल्ट क्या कहलाएगा,
एसिडिक सॉल्ट। समझ में आ रही है बात? तो सीधे सीधे वो पूछता है इनमें से कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, या वो ऐसे कहेगा कि AlCl3 के सॉल्यूशन की नेचर क्या होगी, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ETC। तो वहां पर आप क्या कहोगे, एसिडिक। और अगर दोनों ऑप्शन हो जाए एसिडिक और वीक एसिडिक, तो वीक एसिडिक आप कर सकते हो, ऐसा ऑप्शन वो देगा नहीं, आपको क्या करना है, एसिडिक। सेम आपके FeCl3 है, ये आई थिंक पूछ रखा है, अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वहां पर मिलेगा, वो पूछेगा FeCl3 का एक्वा सॉल्यूशन कैसा होगा। तो FeCl3 का जब आप एक्वा सॉल्यूशन बनाओगे तो Cl जो है HCl से मिला है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और आयरन जो है वो FeOH होल थ्राइस है जो कि क्या है, वीक बेस है। तो वीक बेस है, इसका मतलब बेस वीक है और एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो नेचर होगी एसिडिक। एग्जाम में पूछा रखा है फर्स्ट ग्रेड के आपके स्कूल लेक्चर के, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ आ रही है बात? तो इस टाइप के सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बने हैं वो एसिडिक सॉल्ट कहलाते हैं। इसका मतलब उसका जो सॉल्यूशन है उसकी नेचर एसिडिक होती है। इसके बाद दूसरी जो कंडीशन है, हालांकि पूछा नहीं गया है, दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि ऐसे सॉल्ट जो कि बेस से और एसिड से मिलकर बने हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो एसिड की बेसिसिटी होती है, एसिड की बेसिसिटी से मतलब ये है कि एक एसिड कितने H+ दे सकता है। जैसे H2SO4 है, क्या है, H2SO4 है, तो H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होती है, 2, मतलब वो 2 H+ देता है। क्या देता है, 2 H+। जैसे मान लीजिए कैल्शियम सल्फेट, मैंने कैल्शियम सल्फेट अगर मान लीजिए सॉल्ट, तो कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, CaSO4 2-, इसका मतलब H2SO4 जो एसिड था उसने 2 H दिए, तो इसकी बेसिसिटी 2 है। तो अब क्या है कि अगर मैं सॉल्ट ऐसा बनाऊं जिसमें दोनों H निकाल दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं H2SO4 ले रहा हूं, जैसे यहाँ पर लिया, मैं साथ में लिख के बता देता हूं, और NaOH ले रहा हूं, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं कि NaOH मैंने कम लिया है। NaOH क्या लिया, कम, क्योंकि अगर पूरी रिएक्शन करानी होती तो 2 NaOH लेने होते, तो दोनों H को रिप्लेस कर देता और सोडियम सल्फेट बना लेता, लेकिन मैंने एक ही NaOH लिया। तो एक ही NaOH लेने से होगा क्या कि एक Na जो है एक H को रिप्लेस कर देगा, और क्या बनेगा, NaHSO4 + H2। अब यहां पर ये एक और NaOH से रिएक्शन कर सकता है, तो ये H भी रिप्लेस हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्ट जिसमें एसिड और बेस तो है, लेकिन जितने एसिड के H हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं वो सारे रिप्लेस ना होके उससे कम रिप्लेस हो रहे हैं। समझ में आई बात? मतलब जितने एसिडिक हाइड्रोजन है उतने रिप्लेस आप ना करके उससे कम रिप्लेस कर रहे हो, तो ऐसे सॉल्ट जो है एसिडिक सॉल्ट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले रखा है NaHSO4, तो यहाँ पर ये H एसिडिक नेचर का है, मतलब ये H आप इसको और रिप्लेस कर सकते थे, इसका मतलब ये एक H रिप्लेस नहीं हुआ है, तो ये एसिडिक की कैटेगरी में आएगा। इसके बाद है Na2HPO4। अब देखिए यहाँ पर एसिड क्या था, H3PO4, मैं लिख देता हूँ साइड में। इस केस में एसिड क्या है, H3PO4, एक एसिड होता है H3PO3। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि H3PO4 में तीनों हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के होते हैं, मतलब इसकी बेसिसिटी 3 होती है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। और H3PO3 जो है उसकी बेसिसिटी 2 होती है। तो आपको याद कैसे रखना है कि फॉस्फोरस के साथ जितने ऑक्सीजन हैं उससे एक कम संख्या में जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर के होंगे। जैसे यहाँ पर 4 है तो एक कम 3 हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के हैं, यहाँ 3 है तो एक कम, मतलब 2 हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के हैं। उसके अलावा एक और हो सकता है H3PO2, तो इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो एक कम, मतलब 1 हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का है। तो यहाँ पर आप देखोगे NaHSO4 2 हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के थे, एक रिप्लेस हो गया, एक रह गया, एसिडिक में आएगा। Na2HPO4 का मतलब तीनों हाइड्रोजन, H3PO4 में तीनों हाइड्रोजन एसिडिक के थे, 3 की जगह 2 ही रिप्लेस हुए, एक बच गया, एसिडिक सॉल्ट में आएगा। NaH2PO3, अब देखिए यहाँ पर H3PO3 में 2 हाइड्रोजन एसिडिक थे, तो मैंने एक रिप्लेस कर दिया, एक छोड़ दिया, तो यहाँ आ गया। अब ये जो सॉल्ट लिखा हुआ है Na2HPO3, आप सोचोगे एक हाइड्रोजन छोड़ दिया, ये तो एसिडिक होना चाहिए, लेकिन आप ये चेक करो कि Na2HPO3 का एसिड क्या है, H3PO3, और H3PO3 में 2 ही हाइड्रोजन एसिडिक है, तो 2 जो हाइड्रोजन एसिडिक थे उसको आपने रिप्लेस कर दिया सोडियम से, तो यहाँ पर ये न्यूट्रल में आ जाएगा क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का नहीं है। हालांकि इस पे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, इस पे ज़्यादा पूछे गए। समझ में आ गई बात? इसका मतलब ये है कि जितने हाइड्रोजन एसिड में से आप निकाल सकते थे उतने ना निकाल के उससे कम निकाले आपने, और जो सॉल्ट बनाया वो एसिडिक नेचर का होगा। इसके बाद है बेसिक सॉल्ट, सेम कंसेप्ट है। बेसिक सॉल्ट का मतलब क्या है कि एसिड तो वीक हो और बेस स्ट्रॉन्ग हो, वो बेसिक सॉल्ट में आ जाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट में आप देखोगे कि जो बेस है वो तो है NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है,
और कार्बोनेट जो है एसिड क्या है, कार्बोनिक एसिड H2CO3 जो कि क्या है, वीक एसिड है। तो इसका मतलब बेस स्ट्रॉन्ग और एसिड वीक, तो सॉल्ट की नेचर क्या हो जाएगी, बेसिक नेचर। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन कैसा होगा, तो आप कह सकते हो बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल हमने ले लिया CaOH और Cl। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं, 2, लेकिन वहाँ पर आपने उनको पूरा रिप्लेस ना करके कम को रिप्लेस करा। जैसे एसिड का में H को रिप्लेस करना था, सेम कंसेप्ट यहाँ पर है, 2 OH रिप्लेस हो सकते थे, एक को रिप्लेस करके आपने एक Cl छोड़ दिया। तो ये बेसिक सॉल्ट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि जब आप इसको डिजोल्व करोगे तो एक OH जो है वो एग्जिस्ट करेगा, तो बेसिक नेचर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके स्कूल लेक्चर में पूछा जा चुका है कि ये सॉल्ट की नेचर क्या होगी, या इस सॉल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उसकी नेचर क्या होगी। जहां तक मुझे ध्यान है FeCl3 पूछ रखा है, ठीक है। अब देखिए छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं, आपके अलग अलग जगह काम आएंगे। अब जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके थर्मोडायनेमिक्स में भी आता है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हो। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि सॉल्ट क्या होता है, एसिड और बेस की रिएक्शन से जो बनता है वो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो जो एसिड और बेस की रिएक्शन हम कराते हैं उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एक्चुअल में जब हमने एसिड बेस की रिएक्शन कराई, तो देखिए HCl की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं H++Cl-, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो एक्वस सॉल्यूशन में उसके आयंस में प्रेजेंट होगा, ठीक है, H++Cl-। और मैंने कहा बेस स्ट्रॉन्ग है NaOH, तो मैंने कहा Na++OH-। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सॉल्ट बन रहा है NaCl वो तो डिजोल्व फॉर्म में बनेगा। डिजोल्व का मतलब वो सॉल्युबल फॉर्म में रहेगा, और OH- और H+ जो है वो कंबाइन हो जाएंगे और वो अनआयोनाइज रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया Na++Cl- देखिए जब रिएक्शन सिंपल लिखते हैं तो हम लिखते हैं HCl + NaOH gives NaCl + H2O, लेकिन जब आप एसिड बेस की रिएक्शन कराते हैं तो जो सॉल्ट बनता है वो सॉलिड फॉर्म में तो बनता नहीं है, वो सॉल्युबल फॉर्म में बनेगा और साथ में वाटर बनता है। तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ नोटिस करी कि जब आप किसी भी एसिड बेस की रिएक्शन करा रहे हैं, नॉर्मल जो एसिड बेस है, अभी मैं आपको बताऊंगा एसिड और बेस क्या होते हैं, HCl और NaOH की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर आप कोई एसिड लोगे तो उसमें कॉमन सी बात है H+ होगा, और बेस जो हम ले रहे हैं उसमें क्या होगा OH-। तो H+ और OH- रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, वाटर। क्या बना रहे हैं, वाटर, ठीक है, बात समझ में आ गई। और उसके अलावा जो H+ के साथ में आयन है वो अलग अलग हो सकते हैं, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये साथ का आयन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन H+ फिक्स है। वैसे ही अगर मैं बेस की बात करूं तो NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो OH तो फिक्स है, ये डिफरेंट है। अब ये तो आपस में रिएक्शन कर नहीं रहे हैं, ये तो आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट हैं। तो एक्चुअल में रिएक्शन हो किसकी रही है, H+ की और OH- की, और क्या बन रहा है, वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम क्या कहते हैं, या न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या करें कि H+ OH- के साथ जुड़कर क्या बना रहा है, वाटर। क्या बना रहा है, वाटर। तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद दे रखा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि जो अभी आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी उसमें हीट निकलती है और उसको हम कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिएक्शन है एसिड और बेस की, ये एक्सोथर्मिक है। क्या है, एक्सोथर्मिक, हीट लिबरेट होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हो। क्या कह सकते हो, ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसका मतलब H+ जब OH- से जुड़कर वाटर बना रहा है तो हीट लिबरेट होती है, उसको हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि एसिड और बेस की हम रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिख रखा है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सामने लिखा हुआ 13.7 किलो कैलोरी या फिर 57.5 किलो जूल। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आप एसिड बेस की रिएक्शन करा रहे हो तो वहाँ पर क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, और साथ में क्या बन रहा है, वाटर। मैंने आपको बताया कि जो सॉल्ट बन रहा है वो तो एक्चुअल में रिएक्शन कर ही नहीं रहे, एक्चुअल में रिएक्शन कौन कर रहा है, H+ और OH-। तो अगर आप एक इक्विवेलेंट, एक तुल्यांकी एसिड और एक इक्विवेलेंट या एक तुल्यांकी बेस, ये कंडीशन है, ध्यान रखना, मोल नहीं कह रहा मैं यहाँ पर,
यहाँ पर मैं मोल नहीं कह रहा, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर इक्विवेलेंट। ये मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समझाया था कि इक्विवेलेंट का कंसेप्ट क्यों काम में आया, क्योंकि जब आप रिएक्शन कराते हो तो 1 मोल की 1 मोल के साथ रिएक्शन हो ज़रूरी नहीं है, 2 मोल की 2 मोल के साथ रिएक्शन हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन तुल्यांक की हमेशा बराबर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एसिड ले लिया H2SO4 और बेस आपने ले लिया NaOH, तो अगर आप दोनों के 1-1 मोल लोगे तो यहाँ पर H प्लस कितने हैं, 2H प्लस है, और यहाँ पर OH कितने हैं, 1, तो वो बैलेंस नहीं है, रिएक्शन वो कंप्लीट उस फॉर्म में नहीं हो पाएगी। इसलिए हम एक इक्विवेलेंट लेते हैं। तो एक इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका आधा मोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा। तो डेफिनेशन क्या है कि अगर आप एक इक्विवेलेंट एसिड और एक इक्विवेलेंट बेस की रिएक्शन करा रहे हो तो वहाँ पर सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, और जो हीट लिबरेट हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसको हम कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। समझ में आ गई बात। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवाओगे तो ये फिक्स वैल्यू होती है। क्या होती है, फिक्स। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, फिक्स, और उसकी वैल्यू कितनी है, 13.7 किलो कैलोरी या फिर 57.5 किलो जूल। अब किलो कैलोरी या जो कैलोरी होता है वो बड़ा होता है, जूल जो होता है वो छोटा होता है। एक कैलोरी में अप्रॉक्सीमेटली 4.2 जूल होते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ में बता रहा हूँ मैं आपको। 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल, 4.185 समथिंग होता है, आप चेक कर लेना, थर्मोडाइनमिक्स में और आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि अगर एक इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड और एक इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन कर रहा है तो जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, जो हीट निकल रही है वो फिक्स है, कितनी है, 13.7 किलो कैलोरी या 57.5 किलो जूल। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कब है, जब दोनों स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन अगर दोनों स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक वीक है, जैसे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, या स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, या दोनों ही वीक है, उस केस में जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो इतनी नहीं आएगी, इससे क्या आएगी, कम। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 13.7 किलो कैलोरी या 57.5 किलो जूल कब आएगा, जब दोनों स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ये कंडीशन हो, या वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये कंडीशन हो, या इसके अलावा दोनों ही वीक हो, वीक एसिड प्लस वीक बेस, इन कंडीशन में जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो इतनी नहीं आएगी, उससे क्या आएगी, कम। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई कम क्यों है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो तो दोनों ही क्या है, 100% आयोनाइज है, मतलब 100% H प्लस है और 100% OH माइनस है। लेकिन अगर आपने वीक ले लिया, तो जैसे मान लो आपने एसिटिक एसिड ले लिया, तो अब एसिटिक एसिड में H प्लस प्रेजेंट नहीं है, 100% H प्लस प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो हीट लिबरेट होती है वो हीट आपके यहाँ पर आयोनाइजेशन में काम आ जाती है, मतलब उस एसिड को आयोनाइज करने में काम आ जाती है, या अगर बेस वीक है तो उसको आयोनाइज करने में काम आ जाती है। तो आंसर क्या हुआ कि जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है उसकी वैल्यू कम होगी। क्यों, क्योंकि अगर आपके वीक एसिड या वीक बेस प्रेजेंट है तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट उसके आयोनाइजेशन में काम आ जाता है, इसलिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू क्या आती है, कम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।